नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं हम सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो ये लोअर पीसीएस के लिए आप लोगों के लिए क्लास चलाई जा रही है और ये आपका सुपरफास्ट रिवीजन है जिसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस आपको सीधे आपके परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। तो इसलिए इस क्लास को अंत तक देखिएगा और इसकी ई बुक मैंने जो है ये पूरे सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी है और बाकी की जो बची हुई ई बुक है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा और ये टॉपिक वाइज सारे आपको कवर किए जा रहे हैं। तो इसको क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप लोग ये मत सोचिएगा इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में है और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग मतलब हम लोग अच्छे तरीके से इनका जो है रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन है हमारा 151 पर हम लोग पहुंच गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट जो स्टेबल इकोसिस्टम, यानी कौन सा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है, विल बी फर्स्ट अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग से क्या है प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है जो ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक यानी सर्वप्रथम जो है प्रभावित होता है? बताइए। जो आर्कटिक एंड जो आपका ग्रीनलैंड आइलैंड वाला सीट है, या अमेजन के जो जंगल है वहाँ पर, या टैगा जो आपका क्षेत्र है टैगा वाला है ना, टैगा का क्षेत्र है वह, या इंडियन मानसून यानी कि भारतीय क्या है, भारतीय मानसून। तो बताइए सबसे ज़्यादा जो है आपका कौन जो है प्रभावित होता है? अमेजन वर्षावन, हिंदी में यही बोलते हैं ना। और आपका आर्कटिक के जो है ग्रीनलैंड वाला, जो आपकी बर्फ़ की चादर। तो बताइए इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा भाई, देखिए कुछ भी होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी वैसे ही जो हमारा आर्कटिक वाला क्षेत्र है यहाँ पर क्या होगी, जो बर्फ़ की चादरें हैं वो पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या होती हैं? पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब वो पिघलेंगी जिसकी वजह से जो पानी जो जल का स्तर है वो क्या है बढ़ेगा। जब जल का स्तर बढ़ेगा तो जहाँ पर जो आइलैंड वाले देश हैं तो उनके लिए क्या है सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि वो क्या है डूबने के कगार पर आ जाते हैं। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र में जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित होता है वो कौन सा होता है? आर्कटिक और ग्रीनलैंड आइलैंड वाले आपके सीट जो है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 152 है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो है पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये याद रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लोअर पीसेस में देखने को मिलेंगे और ये लोअर पीसेस और एक्सरसाइज जो कांस्टेबल है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास याद रखिएगा, है ना। तो सबसे बड़ा बताइए, जल क्या है? हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, या बायोम, या आपका लिथोस्फीयर, या बायोस्फीयर। बताइए कौन सा इसमें पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो है पारिस्थितिकी तंत्र आपको देखने को मिलता है? तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा आपका बायोस्फीयर, यानी कि आपका कौन सा? आपका जीवमंडल, यानी कि जीवमंडल के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, जलमंडल भी आ जाता है, बायोम भी आ जाता है, स्थलमंडल भी आ जाता है, तो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत कवर हो जाती हैं। इसलिए क्या है हमारा आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है और इसमें पृथ्वी के सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं जहाँ पर जीवन पाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 153, कह रहा है कि द इकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू, यानी किसी भी जीव का पारिस्थितिकी निकेत संबंधित है होता है। बताइए किससे? स्पेसिफिक जो हैबिटाट ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीव के विशिष्ट आवास से, या आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म यानी अन्य जीवों के सहजीवी संबंध से, या फिर है जो आपका डाइवर्स जो अक्यूरेंस ऑफ ए स्पीसीज अंडर डिफरेंट कंडीशन, यानी विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न जो प्रजातियों की उपस्थिति से, या फिर इट्स इंटरेक्शन विद ऑल अदर ऑर्गेनिज्म यानी अन्य सभी जीवों के साथ पारिस्थितिक प्रक्रिया के से। बताइए इनमें से क्या जो है आपका जो किसी भी जीव के लिए पारिस्थितिकी निकेत से संबंधित होता है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो बताइए, है ना।
तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, यानी कि आपका अन्य सभी जीवों के साथ उसकी पारस्परिक क्रिया से। यानी कि जब हम क्या करते हैं, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में हर एक जीव एक ना एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, और वो एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करता है, और उसी के साथ मतलब जैसे मान लीजिए हमारा जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेड़ पौधों से क्या करते हैं, फल फ्रूट अनाज ये सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं ना, उनसे छाया प्राप्त करते हैं, उनसे बहुत सी सारी चीज़ें लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं जो हम अपने मकानों में मतलब बनाते हैं तो उसमें लगाते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें प्राप्त करती हैं। तो हम क्या करें, इंटर रिलेशन है, इंटर रिलेशन मतलब इंटर एक दूसरे के साथ कि भाई जैसे पेड़ पौधों को क्या है, कभी कभी क्या है, हम लोग पानी दे देते हैं, पानी देते हैं तो वो हमको फल देते हैं, तो हम लोगों का एक इंटर रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी प्रकार से इकोलॉजिकल नीच में किसी जीव की परिस्थिति की भूमिका, संसाधनों का उपयोग तथा अन्य जीवों के पर्यावरण के साथ उसकी पारस्परिक क्रियाओं से संबंधित होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, और ये आप देख सकते हैं बेहतरीन, और ये मतलब ये दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई क्वेश्चन जो है आपका लोअर पीसीएस में मतलब बहुत ही सरल आएंगे, तो ये निकाल दीजिए, क्योंकि सही बता रहे हैं, जब पेपर आएगा तब आपको मैं दिखाऊंगा। Which one of the following terms describe not only the physical space occupied by organism but also its functional role in the community of organism? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी जीव द्वारा घेरे गए भौतिक स्थान के साथ साथ जीव समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका को भी दर्शाता है? बताइए क्या ऐसा है कि जो जीव के द्वारा मतलब जो स्थान घेरता है उसमें समुदाय के जो कार्यात्मक भूमिका को कौन दर्शाता है? इकोटोन, पारिस्थितिकी निकेत, आवास या ग्रह क्षेत्र? बताइए कौन सा इसमें से आपका आंसर हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? इकोलॉजिकल नीच, यानी कि आपका इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकी निकेत है। जो पारिस्थितिकी निकेत क्या करता है, केवल जीवों के निवास स्थान को ही नहीं बल्कि समुदाय को, उसकी कार्यात्मक भूमिका, जो संसाधनों के उपयोग तथा अन्य जीवों के साथ संबंधों को क्या करता है, दर्शाता है। और ये इकोलॉजिकल नीच ही जो होता है, जो हम सभी जीवों के अंदर जो है अलग अलग की उनकी जो क्वालिटीज़ होती है, उनकी जो विशेषताएं होती है, उन चीज़ों को बताने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 155 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब कैटेगरी ऑफ टेरिटोरियल इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा जो है सब जो आपका क्या है, स्थलीय तंत्र की उपश्रेणी नहीं है? कौन सी उपश्रेणी नहीं भाई? पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, या आपका निम्न भूमि पारिस्थितिकी तंत्र एवं अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र जो उपश्रेणी में नहीं आता है? भाई पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र आता है, समुद्री, निम्न भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, अर्ध शुष्क। तो क्या है आपका निम्न आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? समुद्री, यानी कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका उप श्रेणी में नहीं आता है, ये आपकी मुख्य श्रेणी में आता है, आपका मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो मरीन इकोसिस्टम है जलीय परितंत्र की श्रेणी में आता है, इसलिए यह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उप श्रेणी में नहीं आता है, याद रखिएगा। यानी कि ये जल जो आपका किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका स्थलीय परितंत्र की उपश्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि यह जलीय परितंत्र का एक उदाहरण है आपका कौन सा? मरीन इकोसिस्टम। यहाँ पर मछलियाँ, विभिन्न प्रकार के जो समुद्री जीव हैं वो पाए जाते हैं, वो मिलकर जो है इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, तो इसी को जो बोलते हैं। उसके बाद 156 है क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इको रीजन्स ऑफ इंडियंस कवर द लार्जेस्ट एरिया? निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़े अधिक जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला है, यानी कि अधिक क्षेत्रफल को क्या करता है, कवर करता है? और आप लोग बताइए क्या ये क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है क्या, जो बेहतरीन क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ? हाँ, आप बताइए क्या है? साउथ वेस्टर्न घाट यानी मॉइस्ट जो फॉरेस्ट हैं, वो जो तराई दोयर वाला जो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट जहाँ पर पाए जाते हैं, बड़े बड़े पत्तों वाले जो पौधे पाए जाते हैं। रन ऑफ कच्छ जो है आपका ग्रासलैंड यानी कि रन ऑफ कच्छ का जो घास वाला मैदान है वो, या ईस्टर्न डेक्कन जो प्लेट्यू है, मॉइस्ट जो आपका फॉरेस्ट है? बताइए कौन सा इनमें से कौन सा सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है घेरता है, घेरने का काम करता है? लोअर पीसीएस 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन, और ये याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू वाला जो भाग है सबसे ज़्यादा जो है पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र को सबसे ज़्यादा जो है क्या करता है, घेरने का काम करता है। और यहाँ पर मॉइस्ट फॉरेस्ट यानी पाए जाते हैं मॉइस्ट फॉरेस्ट। ठीक है, अर्धशुष्क फॉरेस्ट जो है वहाँ पर पाए जाते हैं, आपको
याद रखिएगा। उसके बाद 157 क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है कि भाई मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू जो मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया, यानी कि कह रहा है भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वातावरण में न्यूनतम अनुशंसित भूमि क्षेत्र कितना होना चाहिए। यानी कि अगर एक एरिया में अगर हमको वातावरण अच्छा बनाना है तो वहाँ पर न्यूनतम कितनी भूमि की ज़रूरत होती है, 25%, 33% और 43% या 53%, है ना। तो बताइए भाई न्यूनतम कितना है कि वहाँ पर सबको देखने को मिलता है। तो आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि कम से कम जो जंगल है, जो वन है, कितना वनावरण होना चाहिए, 33% के आसपास अगर वनावरण है तो समझ लीजिए वो सबसे अच्छा है ना। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो 33% भूभाग पर वनावरण की अनुशंसा की गई है कि अगर अच्छा आपको संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र आपको देखना है तो। उसके बाद 158 है, कह रहा है कि आल्दो द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग एट ए रैपिड पेस बट द बर्ड पॉपुलेशन इज ड्विंगलिंग रैपिडली बिकॉज, भारत में जो जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन पक्षियों की संख्या तेज़ी से कम हो रही है, क्योंकि ऐसा क्या है भाई, क्या रीज़न है जो इंसान की तो बढ़ रही है लेकिन पक्षियों की क्यों कम हो रही है। नंबर ऑफ द इंसेक्ट्स एंड ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजर आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली, यानी कि जो आपका जो मतलब फर्टिलाइज़र है और इसका क्या किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और इंसेक्ट यानी कीड़े भी बहुत सबसे ज़्यादा, इसकी वजह से जो है पक्षियाँ जो है मतलब क्या है, क्या कह रहे हैं, एक्सटेंसिव जो है आपका यूज की फर्टिलाइज़र की यूज होने के कारण जो है कीड़े जो है उनकी संख्या कम हो रही है, जिसकी वजह से पक्षियाँ भी कम हो रहे हैं, ऐसा क्या होता है। ऑर्गेनिज्म जो पेस्टिसाइड्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली, जो ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसा भी है क्या। तीसरा कह रहा है कि द हैबिटेट ऑफ द बर्ड्स हैव बीन कट इन लार्ज स्केल, यानी जो पक्षियों के आवास थे उनको क्या कर दिया गया है, उनको तबाह कर दिया गया है लार्ज स्केल पर, ऐसा है। और चौथा कह रहा है पेस्टिसाइड केमिकल्स फर्टिलाइज़र एंड जो मॉस्किटोज रिपेलेंट्स चेंज द बिहेवियर ऑफ बर्ड्स, जो पेस्टिसाइड हैं, केमिकल्स हैं, जो फर्टिलाइज़र और जो मॉस्किटोज रेपिलेंट्स हैं उनके द्वारा पक्षियों के मतलब व्यवहार में बदलाव आया है। तो बताइए इसमें से क्या है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, यानी कि पहला कह रहा है 1 एंड 2 सही है, 2 एंड 3 सही है, 3 एंड 4 सही, 1 एंड 4 सही। बताइए लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है और ये आपका पूछा गया है आपका 2002 में। तो ये बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 और 4, यानी कि 3 और 4 का मतलब है कि भैया कि नंबर ऑफ द इंसेक्ट एंड जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है क्या है आपकी बीइंग यूज एक्सटेंसिवली, तो इससे मतलब इसका रिलेटेड पक्षियों का नहीं है ना, तो इसको मतलब कट कर देंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक, हाँ जो आपका ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है जिसके लिए वजह से जो पक्षी हैं वो उनकी जो है मृत्यु देखने को मिल रही, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है जो हैबिटाट और जो बर्ड का है वो कट किया जा रहा है इसके लार्ज स्केल पर, बिल्कुल ये भी सही है ना। सॉरी एक मिनट ये नहीं सही होगा, ये क्या है, गलत है भाई। जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता तो गलत हो जाता, ऑर्गेनिक है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसके बाद अगला कह रहा है कि पेस्टिसाइड्स केमिकल्स फर्टिलाइजर्स एंड मॉस्किटो रिप्लिटेंट्स जो हैं चेंज द बिहेवियर ऑफ बर्ड्स, जो पक्षियों के बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, हाँ ये भी सही है। तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे कि पक्षियों के प्राकृतिक आवासों को बड़े स्तर पर क्या किया जा रहा है, नष्ट होना, कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों व अन्य रासायनिक प्रभावों को पक्षियों की संख्या में गिरावट के महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। 159 है क्वेश्चन नंबर 159, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजी जो आपका बैलेंस है, यानी कि कौन सा इनमें से पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की में सहायक नहीं है। तो बताइए कौन सा सहायक नहीं है कि भैया वनों की कटाई, वनीकरण या जल प्रबंधन, जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। बताइए क्या है जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में सहायक नहीं है। तो सीधा पता है भाई वनों की कटाई, यानी कि
जितना आप लोग वन काटेंगे यानी कि फसलों को मतलब वनों को बर्बाद करेंगे, उतना ही पारिस्थितिकी तंत्र जो है असंतुलित होता चला जाएगा। तो ये तो सभी लोगों को पता है, वनों की कटाई पारिस्थितिकी तंत्र, ये तो सभी लोगों को पता है। ठीक है, 160 यानी कि 160 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि दो समीपवर्ती विभिन्न पादप समुदायों की सीमा पर पाई जाने वाली विविध प्राकृतिक वनस्पति संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जहाँ पर जो दो विभिन्न प्रकार की जो आपकी इकोसिस्टम मतलब ये होते हैं, तो वहाँ पर जो बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। और कई बार मैंने पढ़ाया भी है, बताया भी है कि भैया इसको क्या बोलते हैं। आप बताइए भाई क्या बोलते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, पारिस्थितिकी निषेध बोलते हैं, या चरम अवस्था बोलते हैं। बताइए क्या होता है भाई। जहाँ पर दो इकोसिस्टम, मान लीजिए एक तालाब है और तालाब के उधर जो है क्या है आपका पेड़ पौधे यानी कि जंगल है, तो वो क्या है आपका, वहाँ पर जो बीच वाला एरिया होगा वो क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। यानी कि जब क्या है कि जब दो अलग अलग पादप समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में संक्रमण क्षेत्र जो होता है, तो उसको इकोटोन कहा जाता है। इसमें दोनों समुदायों की विशेषता तथा विशिष्ट प्रजातियां इसमें मतलब पाई जा सकती हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अब हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अगला, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, यानी कि ये है चैप्टर नंबर अलग, दूसरा चैप्टर है। यहाँ से चैप्टर आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है और ये चैप्टर आपका अलग है, और ये चैप्टर से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जैव विविधता के संरक्षण और उसके लाभ के सतत उपयोगों के लिए उचित उपाय हेतु 1992 में आयोजित ऐतिहासिक जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बताइए कहाँ पर किया गया। तो भैया जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में, मिनमाटा जो जापान में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, या ए एंड बी दोनों सही, या नन ऑफ द अबव। या इसी प्रकार के जो आपके उसमें क्या नाम AGTA में क्वेश्चन पूछे गए थे और सभी लोगों ने ये वाला आंसर किया था। इसी वजह से उन लोगों के क्या हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है गलत हुए थे। तो यही गलती आप लोग ना करें, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको हल्के में मत लीजिएगा। आप लोग सोच रहे हैं इनको हल्के में ले रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इनको हल्के में मत लीजिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो भैया क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। यानी कि जो आपका इस पर आपका 1992 में आयोजित ऐतिहासिक जैव विविधता सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो है इसका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। 1992 में आयोजित अर्थ समिट का आधिकारिक नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी UNCED था। इसका आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसी सम्मेलन के दौरान कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD को भी हस्ताक्षर के लिए खोला गया। और CBD के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से 3 उद्देश्य होते हैं, एक ही क्वेश्चन सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता को घटकों का सतत उपयोग करना, और तीसरा इनके द्वारा कहा गया था कि आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों का उचित एवं न्यायसंगत जो है बंटवारा। तो ये 3 चीज़ें हैं आपका CBD। और CBD जो इंडिया में कब आया था, इंडिया में 2002 में CBD आया था, याद रखिएगा, और इम्पॉर्टेंट है। और यह सम्मेलन जो पर्यावरणीय शासन के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको रियो डी जेनेरियो, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपका पूछा जाने की प्रबल संभावना है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भाई जो बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव है यानी वाइफिन बोलते हैं इसको, वाइफिन, और किसके साथ सहयोग में है, यानी किसके साथ सहयोग में है बताइए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के साथ, और या आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी UNESCO के साथ, या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के साथ, या गेट्स फाउंडेशन के साथ, या नन ऑफ अबव। बताइए किसके साथ जो है वाइफिन किसके साथ सहयोग में है, किसके साथ सहयोग करके जो है बायोडाइवर्सिटी के मतलब बचाव का कार्य करता है। तो बताइए क्या है, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो भैया आंसर क्या हो जाएगा कि ये भाई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के साथ जो है मिलकर जो ये जो है क्या कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है। और याद रखिएगा जो वाइफिन का पूरा नाम की बात करें तो क्या होता है, आप लोगों ने देखा बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव। और ये महत्वपूर्ण
या यूएनडीपी के नेतृत्व में चलने वाली वैश्विक पहल है और इसका उद्देश्य यही होता है कि भाई जितनी भी बायोडाइवर्सिटी का है उसका क्या किया जाए, संसाधनों का बचाव किया जाए, उन संसाधनों का मजबूती से जो है उनको बचाव करने की पर इसका सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो इसमें हम देखते हैं बैफिन का पूरा नाम है बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव या यूएनडीपी के नेतृत्व में चलने वाली वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की पहचान करना और बायोडाइवर्सिटी जो फाइनेंस को मजबूती प्रदान इसके द्वारा की जाती है। इस पहल के द्वारा जो देशों में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, एग्जिस्टिंग जो एक्सपेंडिचर यानी कितने भी आपने कितना खर्चा किया है, कितना आपको पैसों की ज़रूरत है, और फंडिंग गैप्स का जो आकलन जो इसी के द्वारा किया जाता है कि भाई कितना इनको पैसे की ज़रूरत है उतना पैसा इनको प्रोवाइड किया जाए ताकि जो है बायोडाइवर्सिटी को क्या किया जाए, बचाया जाए। तो इसलिए जो है इसका यूज किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन हाइड्रोजन आर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म सबस्ट्रेट, यानी कि एक जीव जो कार्बनिक सबस्ट्रेट जो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है। तो बताइए कौन सा, ये आप लोगों को लगता नहीं हाई लेवल के क्वेश्चन, बेहतरीन हाई लेवल के क्वेश्चन है भाई। एक जीव में कार्बनिक जो सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त करते हैं, है ना, तो बताइए इनमें से क्या हो जाएगा आपका, जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो बताइए क्या लिथोट्रॉप को कहा जाता है या लिपोट्रॉप कहा जाता है, मैक्सोट्रॉप कहा जाता है या आपके आर्गनोट्रॉप या नॉनॉप। अब बताइए क्या इसमें से क्या हो जाएगा आपका, जो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका आर्गनोट्रॉप, यानी आर्गनोट्रॉप के नाम से इसको जाना जाता है। और जीवों के उनके एनर्जी और इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन के सोर्स के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है और ये ऑर्गेनोग्राफ के वे जीव होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो लिथोग्राफ और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, जो लिथोग्राफ, ये याद रखिएगा। इसलिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले जीव को ऑर्गेनोट्रॉप्स कहा जाता है, याद रखिए, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाई निमेटोफोर्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं। जो निमेटोफोर्स होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, आप बताइए कहाँ से संबंधित होते हैं। हिमालयन फॉरेस्ट से संबंधित होते हैं, क्या रॉक बेड्स से संबंधित होते हैं यानी चट्टानों से, या हिमालय के जंगलों से, या जो आपका सहारा जो मतलब डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान से संबंधित होते हैं, या मैंग्रोव से संबंधित होते हैं। बताइए कि किससे संबंधित होते हैं निमेटोफोर्स किससे संबंधित होते हैं, तो भैया मैंग्रोव से संबंधित होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, निमेटोफोर्स विशेष प्रकार की श्वसन जड़ें होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये क्या होता है, एक प्रकार का जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, और आप लोगों ने देखा होगा ये जो है जड़ें ऊपर जाती हैं, ये इनकी जड़ें इस इधर ऊपर जाती हैं, ऐसे ऐसे मतलब जड़ें इसमें जो है क्या होती है, ऊपर आती, और इनका ये जड़ें जो है यहाँ से क्या करती हैं, ऑक्सीजन यानी O2 को ग्रहण करती हैं यहाँ से, ये याद रखिएगा। O2 को यहाँ से ग्रहण करने के लिए ही ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन को लेने के लिए ऊपर आती है, पानी के ऊपर ये जड़ें आती हैं, इन्हीं को बोलते हैं निमेटोफोर्स कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो निमेटोफोर्स विशेष प्रकार के श्वसन जड़ें होते हैं जो मुख्य रूप से मैंग्रोव वेजिटेशन में पाई जाती हैं, और मैंग्रोव में क्षेत्रों में मिट्टी में पानी की अधिकता के कारण ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में ये जड़ें मिट्टी की सतह से ऊपर निकलती हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायता करती हैं। भारत में सुंदरवन और मैंग्रोव क्षेत्र में इस प्रकार की जड़ें देखने को मिलती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब तो याद हो गई होंगी आप लोगों को। इनको एयर जड़ें के नाम से भी जाना जाता है, एयर जड़ें, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, रामसर साइट जो तवा रिजर्वेयर है इज लोकेटेड इन विच स्टेट। रामसर साइट जो तवा जलाशय किस राज्य में स्थित है, और बहुत कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, या नन ऑफ। अब आप बताइए कहाँ पर जो है तवा आपका पाया जाता है। तो ये तवा कहाँ पर पाया जाता है, आपका मध्य प्रदेश, यानी कि जो मध्य प्रदेश की रामसर साइट है तवा जलाशय, याद रखिएगा। और तवा रिजर्वेयर जो मध्य प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण वेटलैंड है और तवा नदी पर निर्मित है। यह जलाशय सतपुड़ा क्षेत्र के आसपास क्षेत्र में स्थित है, और वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज
जो है फ्लड कंट्रोल, इसमें जो है आपका वेटलैंड्स यूज की, मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है कि भैया बायोडाइवर्सिटी को जो है कंजर्व करते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करते हैं। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करते हैं, यानी ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं। और जो फूड कंट्रोल है, फ्लड कंट्रोल के जो है, जो बाढ़ को नियंत्रित करने का भी काम इनके द्वारा किया जाता है। और अनेक पक्षियों और जो एक्वेटिक जो स्पीसीज होते हैं उनके घर आवास यहीं पर होते हैं। तो ये इसके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो है रामसर साइट रहती हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, क्या कह रहा है कि भाई ऐसी प्रजातियां जिसकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के समूह की उपस्थिति का संकेत देती हैं। यानी कि जैसे एक प्रजाति है और उसके साथ में अगर वो उपस्थित है तो ऐसा मतलब ये प्रतीत होता है कि अन्य प्रजाति भी यहाँ पर उपस्थित होगी। तो ऐसी प्रजाति जिसकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के समूह की उपस्थिति का संकेत देती है, जिसकी अनुपस्थिति उस पूरे समूह को कमी को दर्शाती है, उसे क्या कहा जाता है? यानी कि एक दूसरे के सिम्बायोटिक लक्षण वो प्रदर्शित करते हैं, ऐसे जीव को क्या वो बोला जाता है? इंडिकेटर स्पीसीज कहा जाता है, फ्लैगशिप स्पीसीज कहा जाता है, या आपका की स्टोन स्पीसीज या फाउंडेशन स्पीसीज कहा जाता है? बताइए ऐसी स्पीसीज को क्या कहा जाता है? सभी लोग बताइए। कि जिससे ये मतलब ये होता है कि अगर एक वो उपस्थित नहीं तो ऐसा लगता है कि दूसरी भी मतलब उपस्थित नहीं है। तो ये क्या है? इंडिकेटर, यानी कि इंडिकेटर स्पीसीज होती है, यानी कि संकेतिक प्रजाति होती है। या क्या होती है? संकेतिक प्रजाति होती है, प्रजाति। ठीक है, ये संकेतिक प्रजाति होती है जो ये संकेत देती है कि भाई अगर मैं उपस्थित हूँ तो इसका मतलब जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है वो भी क्या है? उपस्थित है। तो ये चीज़ संकेतिक बताती है। फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती हैं? फ्लैगशिप स्पीसीज वो होती हैं जिनका प्रयोग जो विभिन्न देश जो अपने झंडों पर करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? फ्लैगशिप। और की स्टोन स्पीसीज कौन सी होती है? की स्टोन वो स्पीसीज होती है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। और फाउंडेशन स्पीसीज कौन सी होती हैं? फाउंडेशन स्पीसीज वो होती हैं जो इस मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की आधारशिला होती हैं, जो इनके बिना मतलब जो कार्य हो ही नहीं सकता। तो वो क्या है? आपका फाउंडेशन स्पीसीज होती हैं। इतना याद रखिएगा, है ना। इंडिकेटर स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जिसकी उपस्थित, अनुपस्थित या पॉपुलेशन में परिवर्तन किसी भी इकोसिस्टम की एनवायरमेंटल कंडीशन या अन्य स्पीसीज की स्थिति के बारे में संकेत देती हैं। इसका उपयोग इकोसिस्टम हेल्थ, पॉपुलेशन लेवल, हैबिटेट क्वालिटी और जो आपका इकोलॉजिकल चेंजेस की जो मॉनिटरिंग, यानी कि उसका मतलब आवास कैसा है वहाँ, उनकी संख्या कैसी है, उनका जो है जो पारिस्थितिकी मतलब कैसा है वहाँ का, और ये सारी चीज़ें जो चेंजेज होती हैं उनका क्या उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है, उनके द्वारा क्या की जाती है? उसका मतलब सर्वेक्षण किया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि जैव संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार विश्व में वनों का कार्बन अवशोषण आने वाले दशकों में क्यों विपरीत हो जाएगा? ऐसा क्यों है कि भाई जो कार्बन अवशोषण जो है अभी तो अच्छा खासा है, लेकिन कुछ दशकों में आने में क्या हो जाएगा? कार्बन अवशोषण की जो मात्रा है, जो कार्बन अवशोषित किया जाता है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। ऐसा क्यों है? मानव उत्पादक, ओजोन ह्रास, गैस उत्सर्जन, जंगल की आग, स्थानीय रोग। बताइए क्या हो जाएगा जिसकी वजह से जो ये जो कार्बन का अवशोषण होता है धीरे धीरे ये बिल्कुल कम होता चला जाएगा। तो ऐसा क्यों होता? क्योंकि भाई क्या है कि भैया ओजोन, जो आपकी ओजोन की परत को क्षरण करने वाली जो गैसें उत्सर्जित हो रही हैं उससे क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उससे आप लोगों को क्या है जो पृथ्वी पर जो कार्बन सिंक के रूप में जो वन पाए जाते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस के जो क्रिया है वो जो है मतलब क्या करती है? वो बहुत ही बाधित होती है। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा आपका यही नुकसान करते हैं। पृथ्वी पर जो वन के महत्वपूर्ण कार्बन सिंक होते हैं, याद रखिए वन जो है क्या होते हैं? जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या जो है निकालते हैं वो सिंक करने का काम करते हैं, यानी कि उनको सोखने का काम करते हैं जो पेड़ पौधे। और वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से एटमॉस्फेरिक कार्बन ऑक्साइड को है क्या करता है? अवशोषित करके कार्बन को बायोमास और सॉइल में स्टोर करते हैं। लेकिन वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है, ओजोन जैसे जो एटमॉस्फेरिक जो स्ट्रेसर्स होते हैं वनस्पतियों में फोटोसिंथेसिस की क्षमता कम होती जा रही तथा ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं। इससे जो है फर्स्ट को क्या है? कार्बन जो सिक्वेस्ट्रेशन जो है
क्या है उसकी कैपेसिटी पर प्रभावित करता है, और जिससे जो है आपका कार्बन अवशोषण के बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है आपका, तो याद रखिएगा। तो ओजोन परत को क्षरण करने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन कम हो, जैसे मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इन चीज़ों का जो उत्सर्जन है कम से कम किया जाए, ताकि जो है ओजोन परत को क्या किया जाए, बचाया जा सके, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का सम्मेलन है। तो भैया अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का सम्मेलन है, आप लोगों को पता है रामसर कन्वेंशन जो 1971 में आया था, 1971 में ईरान में जो है एक शहर में अपनाया गया। इसका उद्देश्य होता है कि इंटरनेशनली जो इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनकी पहचान की जाए, उनका संरक्षण किया जाए, उनका सस्टेनेबल तथा जो वाइज यूज जो है सुनिश्चित किया जाए, यानी अच्छे तरीके से उनका प्रयोग किया जाए, है ना, ताकि जो है रामसर जो है मतलब साइट्स जो बची रहें। बाद में रामसर कन्वेंशन का पक्षकार और भारत ने अनेक साइट भी घोषित की जा चुकी हैं रामसर की, याद रखिएगा। और भारत ने जो है 1982 में क्या है इसमें अपना जो है मतलब भाग लिया था, याद रखिएगा ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू किया गया। बताइए जो जैव विविधता संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया। तो भाई कब लागू किया गया, तो बताइए 1 अप्रैल 2024 को, 5 जून 2024 को, 1 फरवरी 2024 को, या 1 जनवरी 2024 को। और बताइए कब लागू किया गया, ना ना अब। तो भाई जो जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 लागू किया गया 1 अप्रैल 2024 से, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से क्या किया गया, इसको लागू किया गया, ये याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2024 से बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023, जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था, उसके में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन संशोधनों का उद्देश्य था कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फ्रेमवर्क को और अधिक प्रभावी बनाना, कुछ कंप्लायंस या प्रोविजन को भी सरल करना, जैसे भारतीय बायोडाइवर्सिटी जो रिसोर्सेज से संबंधित व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी किया गया था, जो आपका कब आया था, 2023 में आता है, और 2024 में पूरी तरह से लागू होता है 1 अप्रैल 2024 में, ये याद रखिए संशोधित इसका रूप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा अर्धभूमि वेटलैंड्स के संरक्षण और विकास से संबंधित प्रयोग किए जाने की अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो बताइए कौन सी ऐसी संधि है। तो आपकी इसमें तो आपको पता हो जाएगा, रामसर क्या है सम्मेलन, यानी रामसर सम्मेलन इम्पोर्टेंट है। वेटलैंड के संरक्षण और उनके सस्टेनेबल और वाइज यूज से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है वो कौन सी है आपकी, ये आपकी रामसर कन्वेंशन है। और ये कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड की पहचान कर उनके संरक्षण की व्यवस्था की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं भाई, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से ही सिली मिस्टेक से बचा जा सकता है, याद रखिएगा। और इन्हीं अगर ये क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन्हीं से जो है सिली मिस्टेक से बच सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सीधे परीक्षा में पूछे जाने की अति प्रबल संभावना है, याद रखिएगा। तो भाई आप लोग जो बताइएगा क्लास कैसी लगी, और हाँ इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा सभी लोग, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना सभी लोग। और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कीजिए, आराम से सिलेक्शन होगा। बस घबराइएगा नहीं, इस समय परेशान मत होइए, आराम से एंजॉय करके बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन होगा, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।